फ्रेंड्स, हिंदी डिकोडेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने इस चैनल यानी हिंदी डिकोडेड चैनल के माध्यम से हम समय समय पर हिंदी भाषा के प्रमुख विषयों, चाहे फिर वो व्याकरण से संबंधित हो या साहित्य से, सभी पर चर्चा करते रहते हैं। पिछले अध्यायों में हमने ध्रुव स्वामिनी और भारत दूरदर्शन नाटक की मूल संवेदना पर चर्चा की थी। आज के अध्याय में हम दो गद्यांश जो हमने ध्रुव स्वामिनी और भारत दूरदर्शन नाटक से लिए हैं, उनकी संदर्भ सहित व्याख्या जानेंगे। इसमें हम दिए गए गद्यांश में क्या विशेष है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं ध्रुव स्वामिनी और भारत दूरदर्शन नाटकों के दो गद्यांशों की संदर्भ या प्रसंग सहित व्याख्या के विषय में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। पहला जो गद्यांश है, मैं पहले उसको पढ़ रही हूँ, फिर उसका संदर्भ लिखा है, साथ ही उसकी व्याख्या और विशेष को मैंने इसमें लिखा है। यह तीखी छुरी इस अतृप्त हृदय में, विकासोन्मुख कुसुम में विषैले कीट के डंक की तरह चुभा दूं या नहीं, इस पर विचार करेंगे। यदि नहीं तो दुर्दशा का पुरस्कार क्या कुछ और है? हाँ, जीवन के लिए कृतज्ञ, उपकृतज्ञ और आभासी होकर किसी के अभिमानपूर्ण आत्मविज्ञान का भार ढोती रहूं। यही क्या विधाता का निष्ठुर विधान है? छुटकारा नहीं। जीवन नियति के कठोर आदेश पर चलता ही तो क्या यह मेरा जीवन भी अपना नहीं है? दोस्तों, यह था गद्यांश जो कि हमने ध्रुव स्वामिनी नाटक से लिया था। चलिए अब हम इसके प्रसंग के विषय में भी जान लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश जय शंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। हमें प्रसंग लिखते वक्त उसके लेखक का नाम, जहां से भी उसे लिया गया है उसके विषय में और क्या मेन बताया गया है, इस सब पर लिखना होता है। यह उनके नाटक ध्रुव स्वामिनी से अवतरित है और साथ ही साथ इसमें मैंने यह भी लिखा है कि यह नाटक के प्रथम अंक से लिया गया है। ध्रुव स्वामिनी अपनी मान मर्यादा की रक्षा के लिए स्वयं उपाय करती है। उसने निर्णय किया कि शत्रु की अंक शायनी बनने से अच्छा है यह क्षुद्र जीवन अपने हाथों नष्ट कर देना। वह कमर से कटार निकाल लेती है और आत्महत्या करने का प्रयत्न करती है। चंद्रगुप्त के आने पर वह उससे कहती है कि तुम यहाँ से फिलहाल चले जाओ, मैंने यह जीवन समाप्त करने का निर्णय किया है। चंद्रगुप्त उससे पूछता है कि तुम्हारे जीवन समाप्त करने का क्या कारण है? तब ध्रुव स्वामिनी उसे उत्तर देते हुए कहती है। दोस्तों, इस नाटक में ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से प्यार करती है, लेकिन उसकी शादी उसके भाई रामगुप्त से हो जाती है और फिर वह एक संधि प्रस्ताव के जरिए रामगुप्त उसको शकराज को सौंपना चाहता है और वह उसके पास जाना नहीं चाहती और अपने पति से काफ़ी अनुनय विनय भी करती है कि मुझे आप गिफ्ट के तौर पर किसी को नहीं दे सकते, लेकिन वह इसकी बात नहीं मानता और साथ ही साथ कहता है कि तुम्हें जाना तो होगा उसके पास। अंत में वह दुखी होकर निर्णय लेती है कि ऐसे जीवन से अच्छा है कि मैं अपने इस जीवन को नष्ट कर लूं और कटार निकालकर जैसे ही वो आत्महत्या करने वाली होती है तभी चंद्रगुप्त आ जाता है और उससे इसका कारण पूछता है। अब हम जानते हैं इस गद्यांश की व्याख्या को। जब तुम आ ही गए हो और तुम आत्महत्या का कारण पूछ ही रहे हो तो मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगी। आज जिस स्थिति में मैं नियतिवश पहुंच गई हूँ, संभवतः तुम ही उससे उबारने का कोई उपाय बता दो। यह सब ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से बता रही है। स्थिति यह है कि रामगुप्त और उसका अमात्य शिखर स्वामी राजनैतिक प्रतिशोध के कारण मुझे शकराज की अंकशायनी बनाना चाहता है, यानी कि उसे मुझे पुरस्कार के रूप में देना चाहता है। शकराज ने संधि शर्त रखी है कि यदि मगध का राजा धीराज रामगुप्त युद्ध करने का इच्छुक नहीं है तो उसे अपनी पत्नी को उसकी अंकशायनी बनने के लिए भेजना चाहिए, यानी कि वो उसे अपनाना चाहता है, उसको छीनना चाहता है रामगुप्त से। और साथ ही साथ उसके सामंत के लिए मगध के सामंतों की स्त्रियां भी और कथित राजा धीराज ने शकराज की इस शर्त को स्वीकार कर लिया। वह कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और अपनी पत्नी और जो सामंतों की स्त्रियां हैं तुम्हें सौंप दूंगा।
वह बालात मुझे उसके पास बलपूर्वक मुझे उसके पास भेजना चाहता है। मैंने उसे हर तरह से समझाया है, यानी कि ध्रुव स्वामिनी हर तरह से अपने पति रामगुप्त को समझाती है, लेकिन वह समझने को तैयार ही नहीं है। अब ऐसे में मेरे पास आत्महत्या के लिए कोई इसके अलावा कोई अन्य उपाय नहीं है जिससे मैं अपनी मर्यादा की रक्षा कर सकूं। लेकिन अब जब तुम आ ही गए हो तो मुझे अपने निर्णय को अंजाम देने के लिए शायद थोड़ा रुकना पड़ेगा। मेरा हृदय रामगुप्त के व्यवहार से पूर्णतः असंतुष्ट एवं अतृप्त है, क्योंकि रामगुप्त ने बलपूर्वक उससे शादी की थी। वह चंद्रगुप्त से प्यार करती थी, लेकिन रामगुप्त, उसका जो चंद्रगुप्त का बड़ा भाई था, उससे शादी कर लेता है। वह किसी भी तरह मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं कर सका। मेरा हृदय रूपी कमल कभी रामगुप्त के साथ खिल ही नहीं पाया। वह विषम परिस्थितियों के कारण पाले से पीड़ित होकर अभी खिल पाने के लिए ही ललक रहा है, यानी कि मेरा हृदय हमेशा से रामगुप्त के साथ रहने से मुरझाया हुआ है। मेरी कोई भी अभिलाषा, कोई भी इच्छा वह पूरी नहीं कर पाया। मेरा हृदय ऐसे है जैसे विकसित पुष्प में प्रवेश कर कोई कीड़ा खिलने से पहले ही उसकी पंखुड़ियां कतर कर उसका अस्तित्व नष्ट कर देता है। ऐसा ही मेरे हृदय के साथ हो रहा है। उसी तरह इस तेज कटार को अपने विकास के इच्छुक हृदय में घुसेड़ कर मैं इसकी असमय हत्या कर डालूं, या तुम्हारे आ जाने के कारण इस बात पर एक बार फिर विचार करूं। सोचना विचारना पड़ेगा। मैं आत्महत्या ना करूं और अपने प्राणों को बचाए रखूं, तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि मेरे जीवन का अर्थ क्या होगा। यानी कि यदि मैं आज आत्महत्या नहीं करती तो मुझे शकराज के पास जाना पड़ेगा और मेरी मर्यादा भंग हो जाएगी। तो मैं ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? अभी तक मेरे जीवन की जो दुर्दशा हुई है, इससे ज्यादा और दुर्दशा ही होगी। भाई, अपने पति को छोड़कर उसे किसी और के पास रहना होगा, तो ऐसे में उसकी दुर्दशा ही होनी है। ऐसी स्थिति में मुझे शेष जीवन क्यों जीना चाहिए? रोज तिल तिल करके मरने से अच्छा कि मैं एक ही बार में मर जाऊं। क्या तुम यह चाहते हो कि मेरे जीवन की जो दुर्गति आज तक हुई है वह होने दी जाए? क्या तुम यह चाहते हो कि मैं तुम्हारे एहसान के नीचे दबकर हमेशा अपमान सहती रहूं? यदि मैं बच जाती हूँ, भाई वो बच जाती है, तो चंद्रगुप्त का एहसान उस पर रहेगा और पूरी जिंदगी उसे इस एहसान तले ही जीना होगा, क्योंकि उसका ये एहसान हो जाएगा कि उसने उसके प्राणों की रक्षा की और उसे प्राण देकर उपकृत किया। नहीं, मुझे यह प्राण बचाने का तुम्हारा उपकार नहीं चाहिए। प्रतीत होता है कि मेरे भाग्य में विधाता ने ऐसा ही लिखा है। मुझे अपमानित जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं यह बात नहीं समझ पा रही हूँ कि जो ये जीवन है, शुद्र जीवन है, ये मैं किसके लिए जीऊं, क्यों जीऊं? क्या अब मेरा तुम्हारे चंद्रगुप्त आ गया तो वह उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे आने से अब मेरा अपने प्राणों पर भी अधिकार नहीं रहा? क्या मैं अपनी इच्छा से मर भी नहीं सकती? ऐसा लगता है कि अब इस जीवन में मुझे अपमान का बोझ ढोते ही रहना होगा। तो दोस्तों, ये हमने इस गद्यांश की व्याख्या के विषय में जाना। अब हम देखते हैं इस गद्यांश में क्या विशेष है। दोस्तों, जो इस नाटक के संवाद है, उसमें नाटककार ने ध्रुव स्वामिनी के जरिए पूरे पुरुष समाज की निष्ठुरता का चित्रण किया है, और फिर यहीं से, इसी मोड़ से नाटक नया मोड़ ले लेता है। दोस्तों, इसके संवाद में अनेक स्थलों पर काव्यात्मकता है। ध्रुव स्वामिनी के चरित्र की भावुकता इस गद्यांश के माध्यम से पूर्णतः स्पष्ट होती है और इसकी भाषा सरल व सहजता पूर्ण है। दूसरा गद्यांश अब हम पढ़ते हैं, फिर हम उसके संदर्भ और व्याख्या के विषय में चर्चा करेंगे। देखो, विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ चला आता है। अब सोने का समय नहीं है। अंग्रेज का राज्य पाकर भी ना जगे तो कब जागोगे? मूर्खों के प्रचंड शासन के दिन गए। अब राजा ने प्रजा का तत्व पहचाना। विद्या की चर्चा फैल चली। सबको सब कुछ कहने सुनने का अधिकार मिला। देश विदेश से नई नई विद्या और कारीगरी आई। दोस्तों, जो ये पंक्तियां हैं, यह भारत दुर्दशा नाटक, जिसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसके 6 अंक से ली गई हैं। भारत भाग्य को पुनः जगाने का प्रयास करते हुए लेखक कहते हैं कि तुम उस देश के रहने वाले हो जिसका जो अतीत है वह हमेशा भव्य और स्वर्णिम रहा है। दोस्तों, हमारे देश भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, यह हम सभी जानते हैं। लेकिन उस वक्त काफी हमारा देश काफी बुरे दिनों से
निकल रहा था, इसीलिए वो अनेक कष्ट भोग रहे थे लोग, जो वहाँ के रहने वाले हमारे देश के जो लोग थे। लेकिन अब तुम इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। तुम्हें तो अब तो लेकिन तुम अब भी भांग के गोले खाकर सोए पड़े हो। तुम कब तक ऐसे ही पड़े रहोगे? तुम्हारी संतानें लगातार नष्ट होती जा रही है, भविष्य में क्या बचेगा तुम्हारे पास? अब हम इसकी व्याख्या के विषय में चर्चा करते हैं। दोस्तों, जब अंग्रेज भारत में आए थे तो हमारे देश में एक फायदा यह हुआ था कि हमारे देश में जो पुरानी कुप्रथाएं थी उनसे काफी हद तक छुटकारा मिला। साथ ही साथ पश्चिम से यानी कि अंग्रेज अपने साथ साथ शिक्षा का प्रसार भी लेकर आए। उन्होंने हमारे देश में शिक्षा के प्रसार शिक्षा के प्रसार के लिए व्यापक प्रयास किए। पश्चिम की ओर आधुनिक ज्ञान और विज्ञान रूपी सूर्य ने अपना प्रकाश बिखेरना शुरू कर दिया है, लेकिन जो भारत की जनता है वह बेसुध होकर सोई पड़ी है। तुम्हें ऐसा तो हरगिज नहीं करना चाहिए, यानी कि अब तो तुम्हें जाग जाना चाहिए। नए ज्ञान और विज्ञान से अपने आप को लाभान्वित करना चाहिए। देखो, अंग्रेजों का राज्य पाकर भी नहीं जगे और अब भी तुमने अपने आप को नहीं संभाला, तो इससे बुरा और क्या होगा तुम्हारे साथ। अंग्रेजों से पहले हमारे देश पर मुगल शासकों ने काफी अत्याचार किया था जब उनका शासन था, इसलिए मुगल शासकों का अत्याचारी शासन ही रहा। लेकिन अब तो जब अंग्रेज भारत में यहाँ गए तो लेखक कहता है कि भारत भारतेश्वरी ने भारतीय प्रजा को पहचान लिया है। वह प्रजा को सुखी बनाने के लिए प्रयत्नशील है, सदैव उस प्रयास में लीन रहती है कि भारतीयों को जरा भी कोई कष्ट ना पहुंचे। साथ ही साथ अंग्रेज अब चारों ओर विद्या का प्रकाश फैला रहे हैं, विकीर्ण हो रहा है। आज छोटे से छोटा भारतीय भी भारत भारतेश्वरी के शासन में अपने अधिकार की बात कर सकता है। आज भारत में देश विदेश से नई दस्तकारी और कलाएं आ रही हैं, तुम इनसे भी लाभ उठा सकते हो, लेकिन तुम्हें इस प्रगति की जरा भी चिंता नहीं है। यह सब लेखक भारतवासियों को जगाने के लिए कहता है, क्योंकि अब तक भारत के लोगों को आदत हो गई थी वो अत्याचार सहने की, दुर्व्यवहार सहने की। तो वो उसको इस चक्कर में जो नई शिक्षा आई, नई कलाएं, नई दस्तकारी अंग्रेज अपने साथ लेकर आए। लेखक इसमें कहीं भी ये नहीं कहता कि अंग्रेजों ने हमारे साथ सिर्फ अच्छा किया, लेकिन कहीं ना कहीं लेखक का मानना है कि अंग्रेजों के आने से भारत में शिक्षा का प्रसार अवश्य हुआ है। अब दोस्तों, अब हमने इसकी व्याख्या के विषय में तो जान लिया, अब हम इसमें क्या विशेष है उसके विषय में भी जान लेते हैं। अंग्रेज अपने साथ ज्ञान विज्ञान, वैज्ञानिक आविष्कार, नवीन शासन प्रणाली, नई कारीगरी और नई कला लाए थे। भारतीयों ने यदि उनसे लाभ नहीं उठाया और वे वहीं अपने पुराने अंधविश्वास में फंसे रहे तो उनके लिए कोई आशा नहीं है, क्योंकि शिक्षा नहीं थी भारतीयों के बीच में। तो इसलिए भारतीय समाज काफी अंधविश्वासों में, रूढ़िवादी प्रथाओं को मानता था। अंग्रेजों के आने के बाद ही इस देश से सती प्रथा, देवदास प्रथा, इन सब के विरोध में आवाजें उठनी शुरू हुई थी, क्योंकि शिक्षा का प्रसार हुआ, लोगों में नई चेतना जागी। अंग्रेजी राज्य में जीवन का पुनः संस्कार करने का अवसर प्राप्त हुआ था। भारतेंदु ने जो हिंदी भाषा की उन्नति पर व्याख्यान दिया, उसे भी परिप्रेक्ष्य में आप इसमें इस नाटक के जरिए देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमने जाने हिंदी के दो प्रसिद्ध नाटक ध्रुव स्वामिनी और भारत दुर्दशा के दो गद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या के विषय में। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में चर्चा करते रहेंगे। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।